तो चलो अब इस वीडियो में बच्चों अपन अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले तो हम पढ़ेंगे रिसिप्ट्स। क्या पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है रिसिप्ट का। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि एक रिसिप्ट दे दी हमको पेमेंट की, ये तो सुना होगा ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखो, हाँ वही की बात है, मान लो अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। पैसा मिल गया, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। अब ये दो टाइप की होती हैं बच्चों। ये कितनी टाइप की होती हैं? ये दो टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये होती है हमारी फर्स्ट टाइप की। और बच्चों सेकंड टाइप को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिसिप्ट्स। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्यों, तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? सामने वालों नहीं है ना, ठीक है। चलो, दो टाइप की रिसिप्ट हमारी हो गई। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझना ध्यान से कि ये क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। मान लो हम गए वीवो के शोरूम में, मोबाइल कंपनी है, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। अपन गए वीवो के शोरूम में, तो बच्चों वहाँ पर देखो फ़ोन्स रखे होंगे बहुत सारे, वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रखे होंगे, ठीक है। बेचने के लिए रखे होंगे ना मोबाइल्स। वहाँ पर हमारे लिए एसी की व्यवस्था भी होगी, वहाँ पर हमारे बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी कराई गई होगी। बड़े शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और पानी वानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ों का अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा होगा, ठीक है। वहाँ कंप्यूटर भी होगा, वहाँ पर कंप्यूटर भी होगा, ठीक है, वहाँ पर कंप्यूटर भी होगा। तो देखो, जब ये मोबाइल कंपनी ने क्यों रखे हैं? बेचने के लिए रखे हैं। तो जब कंपनी इन फ़ोन्स को बेचेगी तो उसके पास पैसा आएगा, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि वीवो कंपनी फ़ोन्स बेचने के लिए तो बैठी है, तो उसने अपने जो फ़ोन्स थे उनको बेचा, तो पैसा आया, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बात समझ में आ रही है? उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये कंप्यूटर फर्नीचर एसी ये बेचने के लिए तो रखा नहीं उन्होंने, ये तो काम करने के लिए रखा है उन्होंने, ठीक है। तो बच्चों जब ये इनको बेचेंगे, फर्नीचर को, कंप्यूटर को, एसी को, तो इनको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। कार शोरूम में गए हम, किसी में एक एग्जांपल और ले लो। तो कार शोरूम में जो भी कार्स खड़ी रहती हैं वो बेचने के लिए होती हैं, तो कार्स को बेच के जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन उस शोरूम के अंदर एसी फर्नीचर वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो उनको बेचकर हमको जो चीज़ पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आ रही है? अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में आप क्या लिखोगे? इट इज द अमाउंट, ठीक है, received in normal course of business, ठीक है, लाइक सेल ऑफ गुड्स। बच्चों गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। तो वीवो कंपनी फ़ोन बेचती है तो उसके लिए वो गुड्स है, ठीक है। वीवो कंपनी अपना फ़ोन बेच रही है, उसके लिए गुड है। और टाटा अपनी कार्स बेच रही है, ठीक है। देखो, इट इज़ द अमाउंट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल ऑफ गुड। मतलब जो कंपनी काम कर रही है उसको बेच के जो पैसा आएगा, जैसे वीवो कंपनी फ़ोन्स बेच के पैसा कमा रही है तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर कोई कार कंपनी कार बेच के पैसा कमा रही है तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है।
ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज दोज receipts which is not revenue receipts। और ये कौन सी रिसिप्ट होती हैं? जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है उनको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना मैंने, एसी फर्नीचर वगैरह का, ये एग्जांपल लिख लो इसका, सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया हमारा, तो फर्नीचर हम लेते हैं एक साल में बेचने के लिए? नहीं लेते ना, वो लंबे टाइम तक चलता है, तो हमारा नॉन करंट असेट होता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं हम। अब हमारे दोनों पॉइंट हो गई है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो गई और कैपिटल रिसिप्ट भी हो गई। अब बच्चों अपन देखते हैं एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट हम देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, एक्सपेंडिचर is the amount spent or liability incurred for acquiring असेट्स। बच्चों एक्वायरिंग का मतलब होता है परचेज, ठीक है, और लायबिलिटी इनकर्ड का मतलब होता है कि पैसे दे दूंगा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हमने खर्च किया है किसके लिए? फॉर एक्वायरिंग असेट, या और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट, मतलब असेट को एक्वायर करने के लिए जो हमारा खर्चा हुआ है उसको। गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है, अभी और समझेंगे ध्यान से इसको, डेफिनेशन को। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं एक्सपेंडिचर, हमारे दो टाइप के होते हैं, देखें कौन कौन से। एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब देखो कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बच्चों इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो ध्यान से, जो रिसिप्ट थी उसमें हमें मिल रहा था, लेकिन एक्सपेंडिचर में हमें जेब से खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर में हमें जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ समझना मेरी ध्यान से, ये है अपनी स्टेशनरी की शॉप। ठीक है, ये हमने स्टेशनरी की शॉप बना दी। अब इसके अंदर पेन हो गया, पेंसिल हो गई, कॉपी ईटीसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखना, जैसे कि उन अंकल की शॉप पे एसी भी होगा, फैन भी हो सकता है और फर्नीचर भी होगा। ठीक है, तो अंकल जब पेन पेंसिल या कॉपी को खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगा, क्योंकि अंकल इन्हीं को तो सेल कर रहे हैं ना डेली बेसिस पर, वो इन्हीं को सेल करते हैं जिससे इनको पैसे मिलते हैं। तो अंकल ये चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे ना, तो अंकल जब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं से खरीदेंगे तो बच्चों उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एसी फैन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये तो 2-3 साल 5 साल में एक बार आती चीज़ें, तो इनको अंकल जब खरीदेंगे हमारे, तो उनको हम बोलेंगे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही ईजी, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसकी देखो डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको।
जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब तो आप समझ गए होगे ना। स्टेशनरी वाले अंकल के लिए पेन पेंसिल कॉपी पे जब वो पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि वो उनको सेल कर रहे हैं, डेली बेसिस पर बेच रहे हैं उनको वो, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एसी फैन फर्नीचर वगैरह पर जब अंकल हमारे खर्च करेंगे तो बच्चों उसको अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी हम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is the expenditure incurred the benefit of which is consumed within an accounting period। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी क्वेश्चन में आपको बताया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके आगे लिख लेना 1 साल, 1 ईयर। अब मतलब समझना, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम खर्च करते हैं तो उसका मजा हम 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं। जैसे कि पेन पेंसिल कॉपी अंकल ने खरीदी, तो वो उनको मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने तक रखेंगे, फिर वो उसको बेच देंगे, कोई ना कोई आके ले ही जाएगा। तो बच्चों वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका मजा हम 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए और बाकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जैसे सैलरी हो गई अपनी, है ना, सैलरी हो गई अपना, रेंट हो गया अपना, और अपना इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ईटीसी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी हमारी बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब हम डेफिनेशन किसकी देखेंगे, अब हम डेफिनेशन देखेंगे अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर is incurred to acquire fixed assets or improving existing फिक्स असेट्स। ठीक है, और बच्चों इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ मशीनरी लिख लो, परचेज ऑफ मशीनरी परचेज करिए हमने। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स असेट, ये क्यों खर्च किया लगाया जाता पैसा, फिक्स असेट के लिए, और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग फिक्स, और या फिर इंप्रूव करने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स असेट है, और इसका मज़ा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, एसी फैन फर्नीचर वगैरह हो गई हमारे, लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, समझिए एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डेफिनेशन दोबारा देख लो इसकी। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हम स्पेंड कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए, अपने असेट्स के लिए और अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं हम एक्सपेंसेस। क्या देखेंगे हम आगे, एक्सपेंसेस। और बच्चों जो एक्सपेंसेस होते हैं और इन्हीं को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। ठीक है, चलो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, लिख लो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred for generating
रेवेन्यू, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू होता है ना, इसी को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम रेवेन्यू बोलते हैं ऐसे, ठीक है। रेवेन्यू को ही रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, लेकिन शॉर्ट में अपन रेवेन्यू बोल देते हैं ऐसे। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च करते हैं अपना, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट क्या है अपना? अगला पॉइंट है अपना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। What is the next point is deferred revenue expenditure. What is the deferred revenue expenditure? देखना ध्यान से। फिक्टिशियस असेट पढ़ा था ना, वही है ये, ठीक है। कैसे वही है? देखो डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर but is written off in more than one accounting period, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो इसका। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना। मान लो अपन ने कोई ऐड करवाया अपना, ठीक है। अपन ने ऐड करवाया अपना 5 करोड़ रुपए का हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, और वो ऐड बच्चों हमारा 5 साल तक के लिए आएगा टीवी पे, ठीक है। वो ऐड हमारा 5 साल तक के लिए आएगा टीवी पे। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो पैसा होता है ना, उसको हम 5-5 साल में डिवाइड कर देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपये अपन पहली साल दिखाएंगे, फिर 1 करोड़ रुपये अगली साल दिखाएंगे, 1 करोड़ फिर अगली साल, फिर 1 करोड़ फिर अगली साल, और 1 करोड़ फिर अगली साल। तो 5 करोड़ रुपए को हम डेफर्ड कर देते हैं, मतलब उनको बांट देते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है, ठीक है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इनकम वो प्रॉफिट है जो हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में अपना कमाया है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो इसका, और ये फॉर्मूला याद कर लेना, आगे तक काम आएगा। रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमें टोटल ओवरऑल पैसा हमने कमाया है उसमें से अपने हम खर्चे हटा देंगे, तो हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ है इस साल, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगी? हमारी इनकम निकल के आ जाएगी बच्चों, हमने इस साल अपना कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। चलो अगली चीज़ देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है अपना बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है अगला हमारा? प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। अपन फ़ोन का रिचार्ज करवाते हैं ना, तो देखो कभी आपने देखा होगा पेटीएम या फ़ोनपे से रिचार्ज करोगे तो ऊपर ऑप्शन आता है एक प्रीपेड या पोस्टपेड, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले रिचार्ज होगा, पैसे कटेंगे, तब उसके बाद आप उसकी सुविधा लेना स्टार्ट करोगे, और पोस्टपेड में आपको यूज़ करने के बाद पेमेंट करना है, आपका बिल आएगा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस में समझ लो, मान लो हमने कोई लैंड ली है रेंट पर, कोई हमने ज़मीन ली है अपनी कोचिंग सेंटर के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो हमने उन भैया से बोला कि भैया हम आपको पहले साल का जो भी एडवांस होता है वो पूरा पेमेंट हम आपको पहले ही कर देंगे, ठीक है। उन्होंने की अच्छी बात है, तो हमने भैया को 1 लाख रुपए पूरी साल का रेंट दे दिया,
ठीक है। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। खर्चा पहले हो गया है, उसका मजा बाद में लेंगे हम, ठीक है। चलो, मोबाइल रिचार्ज हो गया अपना, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस को हम दिखाते हैं करंट असेट। इसका नेचर क्या होता है, ये करंट असेट्स होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर करंट लायबिलिटीज। अब लिखो इसके आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। इसमें लिखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, मतलब पोस्ट पेड। हमने मोबाइल बिल का एग्जांपल लिया था ना, प्रीपेड पोस्ट पेड। तो अगर प्रीपेड हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और हम यूज़ करने के बाद उसका पेमेंट करेंगे तो बच्चों वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब हमने यूज़ कर लिया बट उसको पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली अपन यूज़ करते हैं, उसके बाद बिल आता है तब हम उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला अगला क्या पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, अब बच्चों देखेंगे हम प्रॉफिट। चलो दो चीजें इकट्ठी देखेंगे, पहले प्रॉफिट देखेंगे और फिर देखेंगे हम गेन, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप बुद्धि लगाओ कि प्रॉफिट और गेन ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मतलब हमारी जो काम है हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी टीचर का कोचिंग सेंटर है, किसी टीचर का कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर से उसने बच्चों को पढ़ा के एक महीने में प्रॉफिट कमाया अपना 50,000 रुपए का, ठीक है। एक टीचर ने बच्चों को पढ़ा के 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। चलो, तो बच्चों ये प्रॉफिट है। जो हम अपनी मेन एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। जो पैसा हम अपनी मेन एक्टिविटी करके कमा रहे हैं, कोई जिम वाला बंदा जिम के लड़कों से अगर फीस ले रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉफिट है। और अगर वही टीचर अपने प्रोजेक्टर को बेचकर पैसा कमा रहा है, प्रोजेक्टर मान लो उसका था 5,000 रुपए का, लेकिन इसने वही प्रोजेक्टर बेच दिया 15,000 रुपए का, तो इसने 10,000 रुपए का जो किया है ना, उसको हम बोलेंगे गेन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गेन। या फिर इसने लॉटरी डाली टीचर ने, लॉटरी में से इसने अपना पैसा कमाया, तो उसको बोलेंगे गेन। और जो उसका काम है ईमानदारी से काम करके पैसा कमा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। और जो थोड़ी अलग एक्टिविटी करके पैसा कमा रहा है उसको हम बोलते हैं गेन। बात समझ में आ रही है, उसको हम बोलते हैं गेन, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंस। ये होता है हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गई। गेन और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, डेफिनेशन लिख लो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इर्रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है हम उनसे पैसा कमा रहे हैं। प्रोजेक्टर रोज तो बिकेगा नहीं, है ना, लॉटरी रोज तो निकलेगी नहीं, कभी कभी होते हैं ये। तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं गेन। और प्रॉफिट्स हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो हम काम है हम उसी से अपना पैसा कमा रहे हैं। अब बच्चों प्रॉफिट हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमारे दो टाइप के होते हैं, तो देखो कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट होते हैं हमारे दो टाइप के।
फर्स्ट होता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये वाला होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ये होता है अपना नेट प्रॉफिट। आगे की बात है, अभी नहीं समझाऊंगा, फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों रेवेन्यू माइनस के डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और नेट प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू माइनस के टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होते हैं हमारे रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है आपको इतनी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब बच्चों देखते हैं लॉस। लॉस क्या होता है, ये तो आप भी समझ सकते हो। लॉस क्या होता है, जब हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा हो जाएंगे तब लॉस वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, लिख लो इसको इंग्लिश में, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब खर्चे कमाई से ज़्यादा हैं तो वो लॉस वाली कंडीशन हो गई। फॉर्मूला पुट कर लो इसका, लॉस इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस माइनस के रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस के रेवेन्यू। चलो अब देखते हैं आगे। What happened? Where is the blank pages? चलो अब देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे बच्चा पार्टी? अब अपन देखेंगे स्टॉक। ठीक है, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक की देखते हैं अब डेफिनेशन। तो लिखो क्या होती है, गुड्स remaining unsold or unused in manufacturing ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है बच्चा पार्टी, अब एग्जांपल समझना इसका। देखो ये है अपनी 1 अप्रैल। ठीक है, ये अपनी 1 अप्रैल है, ये है अपनी 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल है, ये अपनी 31 मार्च है। तो यहाँ पे हमारी मान लो हमारी डिब्बे बेचने की कंपनी है, हमारी डिब्बे बेचने की कंपनी है, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर डिब्बे हैं ये। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमारे पास 8 डब्बे हैं। ठीक है, हमारे पास 8 डब्बे हैं, बात समझ में आ रही है? हमारे पास 8 डब्बे हैं और इन 8 डब्बों में से हमने 3 डब्बे बेच दिए, 3 डब्बे हमने बेच दिए। तो हमारे पास साल के अंत में कितने डब्बे रह गए? देखो 8 थे, 3 बेचे, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 5 डब्बे रह गए। ठीक है, हमारे पास 5 डब्बे रिमेनिंग बच गए। ठीक है, तो देखो शुरुआत में जो हमारे पास डब्बे थे, स्टार्टिंग में जो हमारे पास साल की शुरुआत में जो डब्बे थे बच्चों, इनको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। इनको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। मतलब स्टॉक है हमारे पास इतना। ठीक है, और जो हमने 31 मार्च को हमारे पास कितने डिब्बे रह गए? जो डिब्बे हमारे पास 31 मार्च को बचे हैं तो बच्चों उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
मतलब हमारे पास इतने डिब्बे रह गए हैं, इतने डिब्बे हमारे नहीं बिके, इतने डिब्बे हमारे अनसोल्ड हैं, ठीक है, इतने डिब्बे हमारे अनसोल्ड हैं। तो देखो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट, तो ये हमारा स्टॉक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टॉक हो गया। और ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि शुरुआत में जो हमारे पास होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो आखिरी में हमारे पास बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, कि मतलब हमारे पास इतना सामान केवल रह गया है, ठीक है। चलो, अब स्टॉक हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी, जैसे कि हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं अपनी, तो बिल्डिंग के लिए सीमेंट आता है, ईंट आती है, तो वो होता है हमारा रॉ मटेरियल। और सेकंड होता है अपना वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सेकंड अपना क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो हमने ईंट वीट मंगवाई हैं उनसे हमने अपनी बिल्डिंग बनाना चालू कर दी, उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो बन के बच्चों तैयार हो जाएगी, जब वो बन के तैयार हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं क्या, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, मतलब हमने अपना पूरा सामान वामान बना के रेडी कर दिया। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों डिस्काउंट की बात आती है, ठीक है। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है डिस्काउंट की, ठीक है। अब बात आती है डिस्काउंट की, तो देखना ध्यान से। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हम गुड्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसमें पैसे कम करना, वो डिस्काउंट होता है। लेकिन बच्चों डिस्काउंट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, आपको पता होगी, वैसे देखा होगा। एक होता है बच्चों हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको अपन बल्क डिस्काउंट भी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट बोथ आर सेम, ध्यान रखना मेरी बात को। अब इसका मतलब समझो कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो देखो, हम गए वो लेने के लिए, हम डब्बे लेने के लिए गए, ठीक है। तो हमने मांगा एक डब्बा, भैया ने बोली 100 रुपये का है। हमने कही भैया 3 ले लेंगे, भैया ने कही 300 रुपये का लगेगा। हमने बोले भैया 10 ले लेंगे, तो भैया ने कही 1000 रुपये का लगेगा। हमने बोली भैया 1000 लेंगे, डब्बे हमको 1000 चाहिए, और भैया से हमने ये भी बोली कि 1000 डब्बे पे कुछ डिस्काउंट तो आप दोगे ना हमको। तो भैया ने कही ठीक है। अब देखो 1000 डब्बे आप ले रहे हो, एक डिब्बा 100 का है, तो ये 1 लाख रुपए के हो रहे हैं। तो मैं आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब इसमें से लेस करो 10%, तो 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो भैया ने हमको 10,000 रुपये की छूट दे दी। अब भैया हमसे क्या कह रहे हैं कि सर आप हमको 10,000 रुपये मत देना, आप इतने डब्बे इकट्ठे ले रहे हो तो आप हमको 90,000 रुपये दे देना। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट। जब हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं तो उसमें हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है एक अलग डिस्काउंट की, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखो, हमसे कोई उधार ले गया पैसे, ठीक है, हमसे कोई उधार ले गया, सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। हमसे कोई बंदा 10,000 रुपये उधार मांग के ले गया, ठीक है। हमसे कोई बंदा 10,000 रुपये उधार मांग के ले गया, ठीक है। ये वो बंदा है। हमें लग रहा था कि भाई ये पैसे देगा कि नहीं देगा, ये मांग के ले गया 6 महीने के लिए। तो हमने इससे कही कि अगर तू पैसा हमारा 1 महीने में दे देगा तो मुझे तू 8,000 रुपये दे दियो, 2,000 रुपये मुझे मत दियो। तो देखो 10 के इसने 8 कर दिए। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखो इनकी बात समझना ध्यान से। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लिख लेते हैं इधर, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, बट कैश डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड
इन बुक्स, और हमारा बच्चों कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट हमारा बुक में रिकॉर्ड होता है। क्यों नहीं करते हैं बच्चों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अब बच्चों एक चीज और समझ लो छोटी सी, बैड डेट क्या होते हैं। मतलब बहुत से कर्जदार हमने पैसे दिए तो वो हमारा पैसा हमें नहीं लौटाते हैं, ठीक है। जिन कर्जदारों को हमने पैसा दिया होता है वो हमारा पैसा हमें नहीं लौटाते हैं, तो उनको हम बैड डेट बोल देते हैं, मतलब गंदे डेट, ही हमें पैसा नहीं देंगे, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है। अब जैसे कि यही है, अगर ये हमें 6 महीने बाद पैसे हमारे नहीं देगा तो इसको हम बैड डेट बोल देंगे। अब देखते हैं डेप्रीसिएशन। मान लो हम कंपनी में कंप्यूटर लेके आए हैं, हम कंपनी में क्या लेके आए हैं अपनी में, हम कंपनी के अंदर कंप्यूटर लेके आए हैं। तो कंप्यूटर हमारा आया होगा 50,000 रुपये का, ठीक है। तो अगली साल वो सेकेंड ईयर इस पर कुछ पैसे कम हो जाएंगे, वो रह जाएगा 45,000 रुपये का या 40,000 का रह जाएगा, फिर और कम होंगे, फिर और कम होंगे, फिर और कम होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वैसे ये आगे जाके आपको एक प्रॉपर चैप्टर भी मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ओके बाय।